फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे। देखिए, सपोज यहाँ पर ए एक रिएक्टेंट है जो किसी प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट होती है माइनस डी ए अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो डी ए अपॉन डी टी है ये रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, इसके आगे माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप जानते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो उनमें नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। जब नंबर ऑफ कोलिजन कम होने लगेंगे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, इसीलिए हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑलवेज इज नेगेटिव। यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब आप यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, उस केमिकल रिएक्शन को हम ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखें कि इस ए की जो मोलार कंसंट्रेशन है और इसके ऊपर यहाँ पावर में देखिए कुछ नहीं है, तो आपको पता है जब कुछ नहीं है तो हम क्या सपोज करते हैं, वन। तो इतना फंक्शन जो है अभी ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हो जाएगा। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हम इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए याद रखना कि इसके टॉप पर यानी पावर में यहाँ पर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये देखिए यहाँ पर आपने ज़ीरो लिख दिया, ठीक है, किस में, पावर में। अब ये होगा क्या, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फिर इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो है ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करो डिक्रीज करो, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। वो जिस रेट से चल रही होती है, ठीक है, वो उसी रेट से चलेगी। यानी कि उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट होगी वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वहाँ क्या आएगा, कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा डी ए और यहाँ पर हो जाएगा डी टी। आपने साइन को हटाया तो यहाँ जाएगा के और यहाँ पर आएगा ए नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लो। आपको पता है यहाँ के क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, आपने इसको इस तरह से कह दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखो अब माइनस दिए हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, ए नॉट है। तो इस ए नॉट को आप अपॉन में ले आइए और डी टी को आप ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, देखिए यहाँ होगा माइनस डी ए अपॉन नीचे आ जाएगा ए नॉट, ये आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा के डी टी। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा डियर, थर्ड। ये देखिए आपने क्या किया, ए नॉट को नीचे लाया ना भाई और डी टी को आप ऊपर ले गए, तो ये क्वेश्चन आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब किसी की पावर ज़ीरो होती है तो वो हमेशा वन के इक्वल होता है। ये देखिए, तो अब आप यहाँ पर वन रख दो तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए
इक्वल टू के डी टी। और वैसे भी एक बात जानते हैं, अगर अपॉन में यहाँ पर 1 लिखो चाहे मत लिखो तो बात एक ही थी, है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ गई। यहाँ देखिए माइनस डी ए और यहाँ पर हो जाएगा के डी टी। ये देखिए, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 सपोज कर लो, कर लिया। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। ये देखिए, अब आप दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन ले लो। चलो माइनस को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन, और यहाँ हो जाएगा डी ए, ठीक। फिर के को हमने बाहर ले लिया, फिर इंटीग्रेशन कर दे किसका, डी टी का। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है वहाँ क्या आएगा, ए। आपको पता है ना, डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो एक्स आता है, तो यहाँ डी ए है तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए, ये आ गया। कि ऐसा कैसे रहेगा, और डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, टी आएगा, ये आ गया। अब देखिए, जब आपने दोनों तरफ से इंटीग्रेशन का साइन हटाया तो राइट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आपने यहाँ पर लगा दिया। इसको इक्वेशन नंबर मान लिया सपोज 5, ठीक, ये 5 है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिस तरह से सी आया है उसे हमें हटाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कंडीशन सपोज करेंगे, कैसे, देखिए ज़रा ध्यान से। अगर टाइम सपोज 0 है तो आपको पता है कि उस कंडीशन में, है ना, जो रिएक्टेंट है ए, उसकी जगह पर लिखेंगे हम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। यानी कि जब टाइम 0 होगा तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये, ठीक। क्योंकि ये टाइम 0 है तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट ए की, ये होगी। और यहाँ पर जो ये ए है ये टी नॉट इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि टी इक्वल टू 0 पर ये होता है और टी नॉट इक्वल टू 0 पर ये है, ठीक है, ठीक। चलिए अब क्या होगा, बस सिंपली अब आप यहाँ पर इसको पुट कर दो। पुट करने से क्या होगा, हमें सी ऑप्टेंट हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे, देखिए रखिए जरा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए की जगह पर ए नॉट इक्वल टू टी की जगह पर 0 और प्लस सी। सॉल्व करो, ये तो पूरा फंक्शन 0 हो गया, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ए नॉट। ये देखिए, देखो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, इसको मैंने इस तरह लिख दिया। समझ में आ रहा है आपको, तो कैसे, जैसे यहाँ पर ये t इक्वल टू 0 है तो आपने यहाँ पर 0 लिख दिया। फिर ए की जगह पर ए नॉट, आपने यहाँ पर ए की जगह पर ए नॉट लिख दिया, तो आपको ये मिल गया इतना फंक्शन। अब आपको पता है ये क्या होगा, 0, या कितना बचा सी, तो सी इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, माइनस ए नॉट, ये मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर ये जो इतना मिला है इसको क्या करेंगे आप, इसको पुट कर दो, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 5 में, यहाँ पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए, माइनस ए की मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू के टी, और सी की जगह पर, ये देखिए यहाँ सी था ना, तो इस सी की जगह पर अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए माइनस ए नॉट। तो जब यहाँ पर माइनस ए नॉट है तो यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं क्या, एक काम करिए ना आप, माइनस और यहाँ हो जाएगा ए नॉट। ये देखिए आपने इस तरह लिख दिया। अब आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर आप ये देखिए, हम चाहते तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे। ये देखिए आप, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये देखो, आपको पता है ये ऐसा कैसे आ गया, के टी, ये भी ऐसा कैसे आएगा, इस प्लस माइनस यानी माइनस, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा ए नॉट, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस ए नॉट को आप इस तरफ ले जाएंगे, ठीक, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए ज़रा, ये हो जाएगा ए नॉट, ये देखिए ये तो ऑलरेडी माइनस में था, ये देखो, और यहाँ हो जाएगा ये के टी। आपको क्या चाहिए डियर, हमको क्या चाहिए, हमको के चाहिए रेट कांस्टेंट, और क्या चाहिए, ये लो के, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए ए नॉट माइनस ए की मोलर कंसंट्रेशन
अपॉन टी। ये देखिए ये ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के आ चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे बता रहा हूँ। आपको पता है ये इतना फंक्शन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को, और टी किसको डिनोट करता है, टाइम को। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये देखिए, ठीक है। अब इस टाइम को ऊपर ले चलो तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स, ये हो जाएगा। आपको पता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या होती है डियर, सेकंड इनवर्स। ये देखिए इसकी यूनिट भी आ गई। ठीक, तो ये क्या था, ये ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डेरिवेशन था जिसमें आप रेट कांस्टेंट के की वैल्यू को फाइंड करते हैं। लेकिन ये जो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसको समझने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए अगर आप वो ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये इतना फंक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब कैसे, चलो शुरू करते हैं कैसे। देखें यहाँ पर सपोज ये देखिए, शुरू करते हैं। ये देखिए ये जो लाइन है आपको पता है एक्स एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस है। ठीक, यहाँ पर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले लेते हैं। ये देखिए कंसंट्रेशन ले लिया हमने, किसके लिए सर, आंसर आता है रिएक्टेंट के लिए। ये हमने आर लिख दिया, आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो, आर फॉर रिएक्टेंट, है ना। चलिए, और ऊपर की तरफ यानी यहाँ अगर हम देखें तो मैं यहाँ लिखूँगा, इसको इस तरह से लिख देता हूँ मैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो डी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। ये देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, ये इस तरह लिख दिया। ठीक, और ये ऊपर की तरफ क्या होता है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इधर क्या होता है डियर, कंसंट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए आपने ग्राफ कम से कम बना तो लिया। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो देखना ज़रा ध्यान से। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो थी तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सपोज वो भी क्या होगी, वो सपोज मान लो हमने यहाँ मान लिया, ये देखिए यहाँ पर सपोज कर लिया ये। ठीक, ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब ज़ीरो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूँ आपको कि सपोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हम क्या इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ तक इंक्रीज़ कर दी। ठीक, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सपोज ये है। ठीक, फिर हमने कंसंट्रेशन और इंक्रीज़ की तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये है। फिर हमने उसकी कंसंट्रेशन और इंक्रीज़ की तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये है। फिर हमने उसकी और कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये है। अब इस लाइन को अगर आप मिलाते हैं, ये देखिए, अब नेचुरल यहाँ पर इंटरसेप्ट करेंगे आप, तो ये इस तरह से हमको क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होगी। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। वो जिस रेट से पहले चल रही थी वो उसी रेट से फिर से चलेगी, यानी उसमें कोई रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं। ये देखिए इसके स्टेटमेंट को, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट ये है। ये क्या इंडिकेट करता है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जो इसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि सपोज जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक, उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं
तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। ठीक, अब क्या करते हैं, अब आप उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब आप कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज़ की तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ये देखिए, फिर आपने कंसंट्रेशन की, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन देखिए ये। आप देख रहे हैं दोनों पॉइंट पर कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। फिर आपने कंसंट्रेशन में चेंज किया, फिर से वही का वही, यानी कोई इसमें वेरिएशन नज़र नहीं आ रहा है, कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। वो जिस रेट से पहले चल रही थी उसी रेट से क्या हो रही है, अब भी चल रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब देखिए इस रिएक्शन को समझने के लिए हम डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उससे क्या होगा, ये काफ़ी हद तक हमें ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये देखिए हमारे सामने है एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस। ये देखिए, अब अगर हम इसका डीकम्पोजिशन करते हैं तो कैसे करते हैं, तो सुनिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ NH3 गैस, ये देखिए, और यहाँ पर हम लेते हैं प्लेटिनम मेटल, ये ठीक है, जो यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट का वर्क करती है, कैटलिस्ट का वर्क करती है। ठीक, और यहाँ पर हम लेते हैं हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर भी हमने ले लिया। अब देखना क्या होता है, जब रिएक्शन का स्टार्टिंग होता है तो ये अमोनिया गैस प्लेटिनम मेटल जो कि एज ए कैटलिस्ट है ना, इसकी प्रेजेंस में वो हाई प्रेशर पर ये डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर N2 गैस प्लस 3H2 गैस का फॉर्मेशन करता है। अब लेकिन क्या होता है कि जब रिएक्शन थोड़ी सी आगे मूव करती है तो ये जो प्लेटिनम मेटल है इसकी सरफेस पर ये अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने से ये जो मेटल प्लेटिनम मेटल है ये पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाती है बाय द अमोनिया गैस। जब वो सैचुरेटेड हो जाती है अमोनिया गैस से तो इसकी वर्क एबिलिटी जो है क्या मिनिमाइज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि इस ये वर्क एबिलिटीज़ की अप्रॉक्सीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक डेफिनेट रेट से रिएक्शन क्या करती है, आगे मूव करती है। अब क्या होता है कि इस सिचुएशन में अगर आप अमोनिया गैस की कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो इसकी जो रेट है उस पर कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो जिस रेट से पहले चल रही है अब भी वो उसी रेट से ही चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटिनम मेटल है जो एज ए कैटलिस्ट है ना, उसकी वर्क एबिलिटी है ना अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि अमोनिया गैस अगर आप इसी कंसंट्रेशन को चेंज करते भी हो तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं इसको क्या, ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी ये जो एग्जाम्पल है ये ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात है क्या कि मान लो एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आता है ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से इसको लिखते नहीं है ना, ये इतना लिखना सफिशिएंट नहीं होता। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसके जस्ट आगे की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं आप सभी स्टूडेंट्स कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होता है। देखिए पहले तो आप लिख दीजिए रेट, आपने रेट लिख दी, फिर इक्वल टू के लिख दीजिए। ठीक, अब आपको पता है कि यहाँ पर हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की मोलार कंसंट्रेशन लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, अमोनिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया NH3। ठीक, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर इस अमोनिया जो मॉलिक्यूल है इसकी मोलार कंसंट्रेशन तो लिख दी मैंने। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कहाँ आते हैं, पावर में आते हैं। तो वो उसको कहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए। यही सोच रहे होंगे आप
कहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए। लेकिन डियर नहीं लिखते हैं यहाँ पर। क्यों नहीं लिखते हैं? उसका रीज़न मैंने बताया ना आपको कि ये ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। और ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें अगर हम इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। वो जिस रेट से पहले चल रही है उसी रेट से पहले चल रही है, अब भी उसी रेट से वो चलती है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ही लिखते हैं जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज हो, एज वेल एज जो रेट ऑफ रिएक्शन को भी क्या करें, अफेक्ट करें। तो इसकी कंसंट्रेशन में तो चेंज हो रहा है मगर सेकंड कंडीशन को ये ओबे नहीं कर रहा है, क्या कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इसकी वजह से क्या चेंज नहीं हो पा रही है। इसीलिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में इसको नहीं लिखेंगे, यानी कि इस टू को नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे डियर, हम जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। ये देखिए ज़ीरो, ठीक। ये लो, अगर आप चाहते तो आप इसको ना भी लिखते तो भी आपको पता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लिखते हैं जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज हो, एज वेल एज जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करे। अब बिकॉज ये कंसंट्रेशन तो चेंज हो रहा है इसकी, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। तो अगर आप नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन ने इतना लिख दिया, चलो अच्छी बात है। अब ज़रा एक बात पे ज़रा गौर करें, वापस से ग्राफ पर आ जाते हैं। इस ग्राफ को देखिए, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा, ये ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, यानी कि इस डेरिवेशन का एक ग्राफ है। तो इसमें क्या आपको बताना है, ज़रा देखिए। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करते, जैसे मैंने यहाँ कंसंट्रेशन रखी, ये देखिए यहाँ पर, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ मिली हमको, ये मिली, ये देखिए। फिर हमने कंसंट्रेशन में यहाँ चेंज किया तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ मिली, यहाँ मिली। फिर हमने उसी कंसंट्रेशन में चेंज किया, ये देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कहाँ मिली, यहाँ मिली। तो हमको नेचुरली हमको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से हमको ऑब्टेंड हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन माफ़ करना, ये स्ट्रेट लाइन जो हमको ऑब्टेंड हुई है, ये क्या डिनोट कर रही है, ये क्या एक्सप्रेस कर रही है। तो याद रखिए, ये हमको ये बता रही है कि कंसंट्रेशन में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यही तो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बस, ठीक है। तो ये देखो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।